हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र हम देख रहे हैं, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कर रहे हैं और उसमें पाठ 5 यानी बाजार संतुलन, जो एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक और इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, जिससे एक बार चैप्टर का ओवरव्यू मिलता है और एनसीईआरटी के इतर और परे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं हिंदी माध्यम में। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, झारखंड बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले बोर्ड हैं, सबके लिए आप निःशुल्क शिक्षा और बेहतर शिक्षा यहां पर पा सकते हैं। इसी जानकारी के साथ ये सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक और एडिशनल बात आज मैं बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के एक्सपर्ट टीम ने क्लास 10th के लिए सैंपल पेपर की बुक रिलीज कर दी है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के तरफ से 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए रिलीज कर दिए गए हैं। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कैसे कैसे आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com, वहां पर जाकर भी आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। स्कैन करके भी आप इसको मंगा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऑनली ऑन 299 रुपीज, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई किताब है। इसको आप बिल्कुल अपने घर पे मंगा सकते हैं और अपने पूरी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, प्रशासनीय कीमत क्या है। प्रशासकीय कीमत, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस या गवर्न प्राइस। अब देखिए, मैंने आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था कि सरकार की क्या भूमिका होती है कीमत के निर्धारण में। हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से देख ली थी कि ये बात ठीक है कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत या तो इतना ऊपर चला जाएगा कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज्यादा वो बर्डन बन जाए, या वो हो सकता है इतना नीचे चला आए कि जो उत्पादक वर्ग है उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इन्हीं दोनों अतिरेक या एक्सट्रीम सिचुएशन से बचने के लिए कई बार सरकार भी बीच में हस्तक्षेप करती है और वो कुछ अलग से प्राइसेस जो है मार्केट में तय करती है। तो अगर आप प्रशासकीय कीमत की बात करें तो कीमत सीमा और कीमत तल, ये दो चीजें हैं जिसको आप कीमत सीमा को कीमत छत भी कहते हैं। कीमत छत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ठीक, ये दो चीजें होती हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रशासकीय कीमत क्या है, क्या केवल कीमत सीमा है या कीमत तल है या क और ख दोनों है। तो जाहिर सी बात है इसमें क और ख दोनों हो जाएगा। दोनों जगहों पर ये कीमत को एक तरह से नियंत्रित किया जाता है। जो कीमत सीमा होती है ये किसी भी वस्तु की अधिकतम कीमत होती है, यानी कोई भी वस्तु इससे अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती। ठीक है, ये अधिकतम कीमत होती है। ठीक है, और ये किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, ये उपभोक्ता या ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जो आवश्यक चीजों से वंचित रह जाए। अच्छा, कीमत तल जो है ये क्या होती है, न्यूनतम कीमत होती है। न्यूनतम कीमत यानी इससे कम में कोई चीज नहीं बेची जा सकती, और ये सरकार उत्पादकों के हितों को देखकर करती है। उत्पादकों के हित को देखती है। जैसे खास करके जो कृषक वर्ग या किसान वर्ग होता है, उसकी कोई फसल बहुत नुकसान ना हो, या मतलब उसको इतना कम दाम ना मिले कि वो क्या हो जाए, बहुत घाटे में चला जाए, तो ये चीजें की जाती हैं। और आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य देखा होगा, मैंने टॉपिक पढ़ाया है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है वो इसका उदाहरण है। तो यहां पर आंसर ये क और ख दोनों हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिमांग देखने को मिलती है, इसको अभिमांग नहीं अधिमांग बल्कि कह लीजिए, अधिमांग। ठीक है, अधिमांग। अधिमांग देखने को मिलती है उच्चतम निर्धारित कीमत में, निम्नतम निर्धारित कीमत में, बाजार निर्धारित कीमत में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत में। यानी कई बार ऐसा होता है कि अधिमांग मतलब क्या है, मांग, जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये मांग और पूर्ति बराबर हो गई, अब यहां पर एक कीमत हो गई, अब इससे ऊपर भी अगर कीमत मांग चली गई तो कीमत बढ़ेगी। ठीक,
तो अब क्या होता है कि अगर उच्चतम कीमत निर्धारण, अब ये मांग बढ़ने से तो कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक उच्चतम कीमत डिसाइड कर देती है कि इससे ज्यादा कीमत नहीं जानी चाहिए। तो उच्चतम कीमत को निर्धारित करने की जरूरत अधिमांग वाले ही स्थिति में पड़ती है, जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए और कीमत बहुत भागने लगे। अगला सवाल है, कीमत सीमा तथा कीमत तल का निर्धारण कौन करता है? उपभोक्ता, उत्पादक, न्यायालय या सरकार? तो कीमत सीमा यानी कितने अधिकतम कीमत होनी चाहिए और कितनी न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, ये ना तो उपभोक्ता तय करेगा, ना उत्पादक तय करेगा, ना सरकार, न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगा? जाहिर सी बात है इसमें सरकार तय करेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। गवर्नमेंट जैसे कई सारे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि इससे कम में नहीं बिकना चाहिए, कुछ चीजों का अपर कीमत तय करेगी। मैंने कई बार एग्जाम्पल आपको सेशन में बताया, जैसे जब डेंगू बहुत ज्यादा दिल्ली में फैल रहा था तो बहुत सारे पैथोलॉजी लैब्स थे जहां पर 800-900 रुपए की जांच हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आप कोई भी मेडिकल टेस्ट 300 या 400 रुपए से ज्यादा में नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, सरकार ही तय करती है कीमत का, कीमत तल या कीमत सीमा। तो घ हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि प्रशासकीय कीमत तय करना या गवर्नमेंट की भूमिका इसमें होना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत क्या कहलाएगी? बाजार कीमत, कीमत सीमा, साम्य कीमत या कीमत तल? सही जवाब क्या हो जाएगा? कीमत तल। अब क्या होगा, जो राशन की दुकान होगी, जो जहां पर गेहूं बेची जाएगी, वो कीमत निभाएगी, न्यूनतम कीमत पर बेची जा रही है, इससे कम में वो चीज नहीं बेची जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? किसने ये कहा? देखो, 2-3 फिलॉसफीज थी, 2-3 थियरीज थी। एक थियरी ने ये बोला कि भैया केवल जो मांग है, जिस चीज की हम मांग करते हैं उसी अनुसार क्या होता है, कीमत डिसाइड होता है। एक पक्ष ने ये कहा कि नहीं, हम कितना पूर्ति करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों की शक्तियों के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है। अगर आप पूर्ति करते जाइए, कीमत मांग ही ना हो तो भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा, और मांग करते जाइए, पूर्ति ही ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों में से अगर आप देखें तो मार्शल ने यह बोला कि भैया वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होगी। जहां पर दोनों बराबर होंगे वो साम्य कीमत होगी, और किसी एक के बढ़ने घटने से कीमत पर प्रभाव भी पड़ेगा। वो क्या प्रभाव पड़ेगा हमने बहुत डिटेल में चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक बात है। लेकिन मांग और पूर्ति दोनों का फर्क पड़ता है, दोनों की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। ये फिलॉसफी या ये जो थ्योरी थी ये मार्शल की थी। अगला सवाल है, कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार किसने दिया? समय तत्व का विचार मतलब कि टाइम भी डिसाइड करता है कि कीमत क्या होगी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए बहुत अल्पकालीन या अति अल्पकालीन अगर समय है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में मांग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मान लीजिए आप 2 घंटे के लिए कोई बाजार लग रहा है और बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लग गई, तो आप तुरंत पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तुरंत उस चीज को ला नहीं पाएंगे, तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर बहुत लंबा टाइम है तो हो सकता है कि जितनी मांग हो उतनी पूर्ति हो जाए, तो कीमत पे फर्क ना पड़े। तो कुल मिला जुलाकर जो कीमत है, इसमें समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये थ्योरी किसने दी? तो अगेन ये थ्योरी मार्शल की थ्योरी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चैप्टर में देखा है कि कैसे समय के अनुसार भी कीमतें तय होती हैं। जैसे मैंने मछली का एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए अगर 1 घंटे के लिए किसी मछली का बाजार लगाया जाए और वहां पर अचानक बहुत डिमांड बढ़ जाए और मछली 5 लाई है तालाब से। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे के लिए मछली लाया गया है तो आप तुरंत 5 मछली और ला देंगे, उतना समय नहीं है आपके पास, तो कीमत आप बढ़ाते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत दिन तक मछली रख सकें कि कल को सप्लाई कर देंगे और आप स्टॉक बना लेंगे। तो अगर बहुत कम डिमांड होगी तो आपको कम सस्ते में भी बेच के आना पड़ेगा, वरना मछली खराब हो जाएगी। तो यहां पर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। ऐसे ही जो लोहे की इंडस्ट्री है, जो खनिजों की इंडस्ट्री है, उसके पास बहुत समय होता है। आज अगर डिमांड हो रही है तो 1 महीने बाद वो फिर दोबारा वो सप्लाई पूरी की जा सकती है। तो समय भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीमत निर्धारण में, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, साधन कीमत निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा घटक है? साधन की मतलब क्या? उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी भी तो कीमतें होती हैं। जैसे मान लीजिए श्रम है, तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जिस कीमत पर हो जाएगी वो साधन का कीमत निर्धारण हो जाएगा। तो साधन कीमत निर्धारण के लिए जो घटक हैं, लगान, मजदूरी, ब्याज या उपयुक्त सही। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लगान, ब्याज और मजदूरी, ये सभी इसमें आ जाते हैं। क्योंकि हमको पता है उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के साधन में अगर आप देखें तो भूमि, ठीक है, पूंजी, ठीक है, इसके अलावा लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी, हाँ, श्रम और साहस या साहसी,
ये चार तरह के मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक तरह से उत्पादन के साधन हैं। तो भूमि के बदले में क्या दिया जाता है, लगान। श्रम के पूंजी के बदले में क्या दिया जाता है, ब्याज। ठीक, श्रम के बदले में मजदूरी या तनख्वाह या पारितोषिक। ठीक है, और साहस को मिलता है लाभ। ठीक है ना, तो ये सारे उत्पादन के साधनों के पुरस्कार हैं। तो ये तीनों चारों जो होंगे वो कीमत निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। अगर एक परफेक्ट कंपटीशन वाला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला फर्म हो तो क्या क्या सामना करना पड़ेगा, स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम या उपयुक्त सभी। अब आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज बताई थी, जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होता है उसके वहां क्या होता है, वहां पर कीमत बराबर होती है। हमेशा हमेशा क्या होगी, कीमत बिल्कुल बराबर रहेगी, क्योंकि आप कीमत बदल नहीं सकते। तो मान लीजिए अगर ये अगर इकाई, अगर यूनिट आप यहां ले लें, तो चाहे जितना भी उत्पादन हो, 1 2 3 4, कीमत हमेशा 2 2 2 2 या 10 10 10 जो भी रहेगी वो रहेगी। अब लेट सपोज यहां पर अगर आप टोटल प्रोडक्शन निकालना चाहें, अच्छा यहां पर टोटल रेवेन्यू निकालना चाहें, तो एक इकाई में से आप कीमत और इकाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगम निकल जाता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो कुल आगम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल क्या है, एक तो स्थिर कीमत यहां रहेगी, ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अब क्या औसत आगम भी स्थिर रहेगा और सीमांत आगम भी स्थिर रहेगा, देख लीजिए। औसत आगम कैसे निकालते हैं, कुल आगम को इकाई से भाग देकर, 2 से 1 को करिए 2 आ जाएगा, 4 से 2 को करिए 2 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, 8 को 4 से करिए 2 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट भी सही है कि औसत आगम भी यहां पर स्थिर रहती है। क्या सीमांत आगम भी स्थिर रहती है, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था, देख लीजिए। ये सीमांत आगम अगर आप देखेंगे तो पहला औसत आगम ही बन जाता है सीमांत आगम, उसके बाद जितने का गैप कुल आगम में होता है वही हो जाता है। 4 में से 2 2, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, यानी कुल आगम का जो गैप होता है वही तो सीमांत आगम होता है, मैंने डिटेल में कराया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, कीमत भी स्थिर रहेगी, औसत आगम भी स्थिर रहेगी, सीमांत आगम भी स्थिर रहेगी, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरह का ये रिवीजन क्वेश्चन था आपके लिए। और इसीलिए जो ग्राफ बनता है वो भी कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक है, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, यही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ग्राफ होता है, देखा है ना आपने। तो इसलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। सारी चीजों को कनेक्ट करके चलिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप कभी मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, सारे चैप्टर के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये बात समझ लीजिएगा आप। और इसीलिए ये चाहे सीमांत आगम हो, सीमांत लागत हो, सीमांत उत्पादन हो, सबका एक तरह से जो पूरा फॉर्मूला और तरीका चलता है एक जैसा चलता है। मांग पूर्ति, फिर एक जगह मांग पूर्ति आपने अलग से पढ़ा, फिर कीमत निर्धारण में फिर दोनों एक साथ आ गए। तो अब मांग और पूर्ति क्यों घटते बढ़ते, कैसे क्या रीजन होता है, वो इसके क्वेश्चन में भी आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 4 में जो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा, उसके साथ बाजार के कुछ और प्रकार मैंने बताए, तो चैप्टर नंबर 6 का जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वहां वो आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से चैप्टर में क्या क्वेश्चन आया, आपको सिर्फ क्वेश्चन और पॉइंट्स बिल्कुल तैयार रखने हैं कि जहां भी पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। अगला सवाल है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अति अल्पकाल का मतलब क्या है, बहुत छोटा समय है। तो बहुत कम अगर समय रहेगा, मान लीजिए 1 घंटे का बाजार है और आपसे बोला जाए कि फिर पूर्ति बढ़ा लीजिए, क्या आप बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, समय ही नहीं है, प्रोडक्शन आप फिर से थोड़ी कर लेंगे। तो अगर बहुत कम समय रहता है तो वहां जो पूर्ति होती है वो क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, बिल्कुल उसमें चेंज आप नहीं कर पाते हैं, आप चाह के भी नहीं बदल पाएंगे। तो यहां पर अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार यानी कंप्लीटली इनइलास्टिक रहती है। अगला सवाल है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, किस कंडीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एक अधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में या अल्पाधिकार में। मांग वक्र पूर्ण लोचदार यानी बिल्कुल मांग घट और बढ़ सकता है, किस स्थिति में, अगर पूर्ण प्रतियोगिता हो। कभी भी अगर कीमत थोड़ा भी आगे नीचे ऊपर नीचे हुई तो मांग बहुत ज्यादा या कम तुरंत हो सकता है। अब देखिए, एक शब्द में भी आंसर पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए सीमांत आगम किसके बराबर होता है। तो हमने देखा था MR इक्वल्स टू AR, पढ़ाई था अभी। तो ये क्या होता है, कीमत के, अच्छा इक्वल्स टू प्राइस, तीनों बराबर थे तो कीमत के बराबर होता है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है। अब कीमत निर्धारण वाला ही पूरा चैप्टर है, तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारण जो होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाएगा, कि इससे कम कीमत में मजदूरी नहीं होगी। जैसे आपने कई राज्यों में देखा होगा ना, एक कानून बनता है, कौन सा, मिनिमम वेजेस
एक्ट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं 2-2 हजार में काम देना शुरू कर देते हैं। तो सरकार एक नियम बनाती है कि मिनिमम वेजेस एक्ट आपको लगाना पड़ेगा, इससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते। तो ये न्यूनतम निर्धारित कीमत कहलाती है। ठीक है, किस बाजार में विक्रय लागतों का भाव पाया जाता है? ठीक है, अभाव, यहां पर भाव नहीं अभाव हो जाएगा, विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है। तो विक्रय लागतों का अभाव पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर बेचने में आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कौन सा मूल्य स्थिर रहता है, बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य? मैंने आपको बहुत पहले समझाया था ये बात, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का अंतर भी इसी चैप्टर में कराया है। देखिए, हमने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या देखा था? बाजार मूल्य जो है वो बहुत अल्पकालीन वास्तविक मूल्य होता है। एक्चुअल में जिस कीमत पर बाजार में उस समय बेचा जा रहा है वो बाजार मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए, वैसे तो हमने देख लिया कि मांग और पूर्ति की वजह से 10 रुपए कीमत होनी चाहिए, लेकिन जब आप बाजार में गए तो अचानक मांग बढ़ गई, या जो बाजार दुकानदार और ग्राहक है उसके बीच में कोई साठ गांठ हुआ, तो हो सकता है वो 12 रुपए भी चला जाए, हो सकता है वो 8 रुपए भी आ जाए। तो बाजार मूल्य जो है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो एक अस्थायी संतुलन होता है मांग और पूर्ति का। लेकिन जो सामान्य मूल्य होता है वो एक सेंटर पॉइंट होता है जो जनरल प्राइस माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आलू की कीमत लगभग 30 रुपए किलो है, तो 30 से 28, 25 या 35, 32 तक जा सकता है। तो जो 28, 25 तक बिक रही है आलू, या 32, 35 तक बिक रही है, वो बाजार मूल्य है। लेकिन जो 30 रुपए केंद्र बिंदु है कि हाँ इसी के आसपास कीमत रहनी चाहिए, वो सामान्य मूल्य होता है। तो सामान्य मूल्य स्थिर रहता है, बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो यहां पर पूछा है कौन सा मूल्य स्थिर रहता है, तो जवाब हो जाएगा सामान्य मूल्य, जिसको हम जनरल प्राइस बोलते हैं। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू MC किस बाजार की विशेषता है? अभी मैंने आपको बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, ऊपरी सीमा की बात की गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या सेवा के लिए सरकार ये कह देगी कि भैया इससे ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं, हाईएस्ट फिक्स प्राइस। और इसको हम बोलेंगे कीमत छत, इसको कीमत छत या कीमत सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस सीलिंग जिसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? मांग की अधिकता किस कीमत पर होगी? जाहिर सी बात है कीमत सीमा में होगी, यानी ऊपर वाला जो कीमत होता है वहीं पर मांग अधिकता रहती है, तभी तो कीमत को हाईएस्ट में रोक देते हैं। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है? कीमत तल कहलाता है। ठीक है, अगर साम्य कीमत है और उससे अधिक अगर कीमत का निर्धारण कर दिया जाए, जैसे समझिए बात को, मान लीजिए मैंने ये बोला कि मांग और पूर्ति दोनों मिलकर किसी चीज की कीमत 10 रुपए तय हो गई, लेकिन सरकार ये कह रही कि नहीं, अगर 10 रुपए में ये चीज, मान लो गेहूं है, वो अगर 10 रुपए में बिक रही है तो किसान को तो बहुत घाटा हो जाएगा। ठीक है, डिमांड बहुत कम है इसलिए इसकी कीमत नीचे आ गई होगी, तो इसके थोड़ा ऊपर सरकार तय कर देगी कि चलो इसको मैं 12 रुपए कर देता हूं कि 12 रुपए से कम में ये चीज नहीं बिकेगी, तो ये कीमत तल हो गई, इससे नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और जो कीमत छत होती है वो साम्य कीमत से नीचे तय होती है, लेकिन साम्य कीमत से अगर ऊपर कोई कीमत तय की जा रही है तो वो कीमत तल है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, प्राइस फ्लोर इसको कहते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? अगर संतुलन है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम हो गया, तो दोनों का उद्देश्य क्या होगा? संगत हो जाते हैं, दोनों रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम बेचने खरीदने को तैयार है। बाजार कीमत और न्यूनतम औसत लागत में क्या संबंध है? तो बाजार कीमत बराबर होता है न्यूनतम औसत लागत के। ठीक है, जिस पर यूनिट इकाई बिक रही है। मांग अधिकता किस कीमत में देखने को मिलती है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, तो ये कीमत सीमा में देखने को मिलती है। अब कुछ रिक्त स्थान देख लीजिए, मैं आपको एक्चुअली करके आ रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल घुस जाएं। डैश का आशय संतुलन की स्थिति से है, किसका? साम्य से। जब आप इक्विलिब्रियम में साम्य के करती बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वहां संतुलन की स्थिति बनी हो। अब देखिए, डैश का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करता है जो संतुलन में रहती है, तो वही इक्विलिब्रियम कीमत, साम्य कीमत। ठीक है, अगला सवाल है कीमत तल को क्या कहा जाता है? तो कीमत तल जो न्यूनतम है तो उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फ्लोर प्राइस। ठीक है, अभी डिटेल में समझाया था। डैश बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई फर्म कह लीजिए या उद्योग इंडस्ट्री कह लीजिए, वही समान बात होती है। बाजार में विज्ञापन लागतें कुछ लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। ऐसा कौन सा बाजार होता है? अल्पाधिकार। एकाधिकार जो होगा उसमें विज्ञापन की लागतें नहीं होती हैं, अल्पाधिकार बाजार में लगता है। बाजार में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करती है, एकाधिकार अगर बाजार होगा तो। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों क्या होंगी?
जाहिर सी बात है दोनों जहां पर बराबर हो जाएं, वही साम्य कीमत होती है और वही कीमत का निर्धारण होता है, तो दोनों बराबर होंगी। कीमत सीमा तथा कीमत तल को डैश कीमतें भी कहते हैं। तो कीमत सीमा और कीमत तल को क्या कहते हैं? प्रशासकीय कीमत कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है या गवर्नमेंट अपनी भूमिका या इंटरफेरेंस से लागू करवाती है। कीमत सीमा तथा कीमत तल में परिवर्तन की डैश आवृत्ति होती है। कौन सी आवृत्ति होती है? कम आवृत्ति होती है, मतलब इसमें कोई चेंज किया जाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। वो ऑलरेडी सोच समझकर एक तय की गई कीमत होती है। एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक डैश कीमतों में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? एक अदृश्य हाथ, यानी कि जो पीछे से काम कर रहा हो, जैसे गवर्नमेंट की भूमिका या इस तरह की चीज। डैश काल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है, तो अगर बहुत कम समय रहेगा तो आप पूर्ति को नहीं बदल सकते, ये मैंने आपको बताया है। तो क्या होगा? अति अल्पकाल में आप पूर्ति को चेंज करके कीमत में कोई चेंज नहीं कर सकते। साधन मांग डैश मांग होती है। साधन मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है, ये मैंने करा दिया आपको। FAD सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान साधन की डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है? विशिष्टता के कारण, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी अपनी स्पेसिफिकेशन हो, उसका अगर आप यूज करेंगे, उसमें अगर उसमें स्पेशल क्वालिटीज पाई जा रही है तो आपको उसके लिए लगान देना पड़ेगा। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा में क्या आती है? गिरावट आती है। ये हमने मांग के नियम में भी पढ़ा था और ये कीमत निर्धारण वाले में भी जुड़ी हुई है चीज। अब कुछ सत्य असत्य कर लेते हैं कि बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। क्या बाजार मूल्य काल्पनिक होता है? नहीं, बाजार मूल्य तो वास्तविक होता है, क्योंकि उसी मूल्य पर एक्चुअल में चीजें बिक रही होती हैं। तो ये असत्य स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने आपको बताया था जनरल प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसके आसपास एक्चुअल कीमत घूम रही होती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया। बात तो सही है, सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास नहीं घूमता है, जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के आसपास घूमता है। तो मान लीजिए अगर मैंने आलू 30 रुपए किलो बताया है तो बाजार मूल्य 28 या 32 इसी के आसपास घूमेगा। तो बाजार मूल्य के आसपास सामान्य मूल्य नहीं घूमती है, बल्कि सामान्य मूल्य के आसपास बाजार मूल्य घूमता है। अगला सवाल है, कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम एवं न्यूनतम मजदूरी कीमत निर्धारण, ये किस चीज के उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कीमत निर्धारण के उदाहरण है। तो अगर कृषि समर्थन मूल्य हो, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, या कीमत कार्यक्रम हो, या न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली बात हो, ये सारी चीजें क्या है? ये कीमत निर्धारण के कार्यक्रम है ना, जिसमें हम प्राइस को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कीमत सीमा के अंतर्गत आधिक्य का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। अगर ज्यादा मांग होगी तभी तो कीमत बढ़ रही होगी, तो उसको निर्धारित कर दिया गया, सीमा लगा दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कोई भी जो अनाज या कोई ऐसी चीज हो, अनाजों पर ही तय किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इससे कम मूल्य पर वो चीज बाजार में नहीं बिकेगी, गवर्नमेंट उसको कम से कम उतना मूल्य देकर तो खरीदने की गारंटी लेती है। ठीक है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं तय करते हैं, यह बिल्कुल असत्य है। इसमें सरकार तय करती है, उत्पादक तो कुछ तय नहीं करते, वो तो मांग पूर्ति के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, यह असत्य है। ये लाभ प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को बहुत बड़े हानि से या बहुत बड़े जिसको बोलते हैं ना कि उनको उनके लिए ये उपलब्ध करा देना कि वो चीजें खरीद सकें, असली इसका उद्देश्य ये रहता है। मांग और पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी सामने की अवस्था में रहती हैं। तो मांग और पूर्ति की शक्तियां होती हैं वो स्थायी सामने की अवस्था में रहती हैं कि नहीं, ये बताइए। तो ये असत्य है। मांग और पूर्ति की शक्तियां बहुत समय तक ये सामने नहीं, ये सामने कर लीजिएगा, मतलब स्थायी साम्य नहीं रहता है। मांग और पूर्ति घटती बढ़ती रहती है और फिर साम्य संतुलन भी घटता बढ़ता रहता है, तो बहुत समय तक नहीं रहती, असत्य है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, यह सत्य स्टेटमेंट है। जनरल प्राइस जो होती है वो बहुत समय तक के लिए होती है, छोटे छोटे प्राइस में, छोटे छोटे समय में तो बाजार मूल्य काम करता है। बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्यतः सक्रिय प्रभाव मांग पर पड़ता है, यह बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि बाजार मूल्य कम समय के लिए होता है और कम समय में मांग ही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो बाजार मूल्य या अल्पकालीन समय में मांग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहां पर कुछ जोड़े बनाने के लिए दिया गया है। कीमत तल, अति अल्पकाल, कीमत तल की समस्या, मूल्य निर्धारण में कीमत समय सीमा की समस्या, ये आपके सामने दिया हुआ है। और ये कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर मैं आपको सीधे दिखा देता हूं। कीमत तल क्या है? न्यूनतम मजदूरी के लिए आप देख सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी में कीमत तल बता दिया जाएगा, कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए।
अति अल्पकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। कीमत तल की समस्या आपूर्ति आधिक्य के कारण होती है। अगर पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए और उससे कीमत एकदम नीचे जाने लगे तो आप कीमत तल को डिसाइड करके न्यूनतम कीमत डिसाइड कर देते हैं। मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियां काम करती हैं, बिल्कुल मांग और पूर्ति जहां बराबर होंगी वही मूल्य निर्धारण होगा। कीमत सीमा की समस्या अधिक मांग के कारण आती है। अगर मांग ज्यादा होने लगे तो कीमत बहुत बढ़ने लगेगी, तो आपको कीमत सीमा तय करनी पड़ती है, ठीक है। दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पूर्ति के द्वारा होता है और अल्पकाल में जो कीमत निर्धारण है उसमें मांग की भूमिका ज्यादा होती है। कीमत सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे पीडीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 रुपए से अधिक में अनाज नहीं बिकेगा, 2 रुपए में हम गेहूं चावल बेचेंगे, तो वो कीमत सीमा हो गई। अल्पकाल में बाजार की पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बहुत छोटा समय है तो आप पूर्ति को जितनी डिमांड है उतनी चाहे की पूर्ति कर रहे, संभव नहीं है। सामान्य मूल्य बराबर होते हैं किसके, औसत लागत के। एक एवरेज प्राइस होती है, एवरेज कॉस्ट जो चल रही होती है वही सामान्य मूल्य लेकर हम चलते हैं। अब कुछ अति लघु प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। तो संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? संतुलन कीमत क्या होती है, जिसको आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। तो बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित पूर्ति बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित कीमत बोलते हैं। तो जहां पर इसकी मांग इसके पूर्ति के बराबर हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ये संतुलन कीमत हो जाएगा, ठीक है, या साम्य कीमत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुड। संतुलन मात्रा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन मात्रा पर खरीदी जाती बेची गई है, वह संतुलित कीमत पर खरीदी गई, यहां कीमत कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई है वो संतुलित मात्रा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने मांग और पूर्ति दोनों को बराबर किया और ये क्वांटिटी हो गई, तो ये जो कीमत है वो संतुलित कीमत हो गई, और ये जो OQ मात्रा है, तो ये जो OQ है ये संतुलन मात्रा हो गई, संतुलन मात्रा हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत तथा संतुलन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ठीक, अब ध्यान रखिए। तो अब क्या कह रहा है, वस्तु की मांग और पूर्ति में बिल्कुल समानुपात वृद्धि हो जाए, यानी जितनी मांग बढ़े और जितनी पूर्ति बढ़े उतनी पूर्ति बढ़ जाए, तो उसकी संतुलित कीमत पर क्या असर पड़ेगा और उसके मात्रा पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही ऐसा प्रश्न आए आपको दिमाग कम लगाना है, आपको तुरंत ग्राफ बना देना है। तो यहां पर इसने क्या बोला है, ये है चलिए मांग और ये है चलिए पूर्ति, दोनों यहां पर बराबर हो गए, ये कीमत हो गई। अब ये कह रहा है कि जितनी मांग बढ़ रही है उतना ही गैप आप मांग का बढ़ा लीजिए और उतना ही गैप आप पूर्ति का बढ़ा लीजिए। तो आप देखिए कि कीमत फिर इसी रेखा में आ गई, यानी अगर दोनों में समान वृद्धि हो रही है, समान गैप अगर दोनों का बढ़ रहा है तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ ये जरूर है कि पहले ये मात्रा जो सामान्य उत्पादन का मात्रा था वो OQ था, अब ये मात्रा बढ़कर OQ1 आ जाएगा। मांग और पूर्ति अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संतुलन कीमत और उत्पादन दोनों पे क्या असर पड़ेगा। तो वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात वृद्धि होने पर संतुलित कीमत अपरिवर्तित रहेगी, कीमत वही है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हुई। हाँ संतुलन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि का संतुलित कीमत दर पर प्रभाव बढ़ाइए। तो उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संबंधित वस्तु की संतुलित कीमत बढ़ जाएगी, इसका कारण मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, संबंधित वस्तु या स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने वाला लॉजिक है। किसी आगत की कीमत में वृद्धि, यानी जो इनपुट होता है अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, मतलब उत्पादन का साधन, तो वृद्धि का उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, किसी आगत की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर उत्पादन का साधन की कीमत बढ़ जाएगी तो पूर्ति घटेगी क्योंकि लागत बढ़ेगी, तो पूर्ति घटने से पूर्ति वक्र कहां चली जाएगी, बाईं ओर चली जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए ये मांग है, ये पूर्ति है, अब पूर्ति वक्र बाईं, पहले ही संतुलन यहां था, अब पूर्ति वक्र बाईं ओर रही तो संतुलन यहां गया, कीमत ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा कम हो जाएगी। तो पहले मात्रा Q यहां तक थी, अब मात्रा पहले आ जाएगी, OQ1 पे आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्ति घटती है तो दाम भी बढ़ता है, मात्रा भी घटती है।
अगला सवाल है, यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तथा मांग वक्र स्थिर रहे तो संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा ग्राफ बना लीजिए भाई। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले मांग और पूर्ति यहां पर थी, ये संतुलित कीमत था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए और मांग स्थिर रहे, तो ये दाईं ओर शिफ्ट कर लीजिए। तो पहले यहां काटा था, मांग को यहां काट रहा है, तो कीमत क्या हो गई? घट गई। अच्छा, पहले क्वांटिटी ये Q पर थी, अब ये क्वांटिटी यहां Q1 आ गई, यानी कीमत घटेगी और संतुलित मात्रा बढ़ जाएगी। तो पूर्ति वक्र के दाईं ओर शिफ्ट हो जाने तथा मांग वक्र के स्थिर रहने पर संतुलित कीमत कम हो जाएगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। मांग में वृद्धि का संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अन्य बातें समान रहने पर मांग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ जाती है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मांग आपकी बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। अगला सवाल है, श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण कहां होता है? श्रम यानी कॉस्ट ऑफ लेबर की बात की जा रही है, लेबर की कीमत की बात की जा रही है। तो श्रम के लिए मजदूरी दर का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिक्षेपण बिंदु पर होता है। मान लीजिए ये लेबर की डिमांड है, ये लेबर की सप्लाई है, दोनों जहां पर इक्वल हो जाएंगे वहीं होगा, और वहां पर मांग और पूर्ति संतुलन में आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ लेबर यहां पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है कि थोड़ा सा लघु उत्तर, ये वो अति लघु था, कि पूर्ति में कमी होने या वृद्धि होने का संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति में कमी होने से संतुलित कीमत बढ़ जाएगी, और अगर पूर्ति बढ़ेगी तो संतुलित कीमत घट जाएगी। ग्राफ से आप दिखा दीजिए। पहली कंडीशन ये है मांग, ये है पूर्ति, यहां पर ये संतुलित कीमत है। अब अगर पूर्ति पहले बढ़ा के देखते हैं तो बढ़ने से पूर्ति वक्र दाईं ओर जाती है, तो अगर दाईं ओर जाएगी तो अब ये यहां काट रही है, तो कीमत क्या हो गई? P से P1 हो गई। ठीक, दूसरी सिचुएशन लीजिए, पूर्ति को घटा के देख लीजिए, ये मांग ये पूर्ति, पहले संतुलित कीमत यहां थी, पूर्ति घटेगी तो बाईं ओर जाएगी, तो अब ये मांग को यहां काट रही है, तो कीमत पहले से ऊपर चली गई, है ना। तो पूर्ति बढ़ने से कीमत घटती है, पूर्ति बढ़ने से कीमत बढ़ती है, पूर्ति घटने से कीमत बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है। अगला सवाल है, श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों? श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है और परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे वाला, तो जैसे मांग वक्र होता है ना, किसी भी चीज का मांग वक्र क्या होगा? इसी प्रकार होगा, क्योंकि ज्यादा कीमत पर मांग कम होगी, कम कीमत पर ज्यादा होगी, तो नीचे की ओर प्रवणता वाला मांग वक्र होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से क्या अभिप्राय है? यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित सवाल रह जाएगा। बाजार में प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है और न ही हानि उठाती है। दूसरे शब्दों में संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम और औसत लागत के बराबर होती है और कोई भी प्रवेश कर सकता है लाभ के लिए और घाटे में बाहर जा सकता है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? जो कम से कम प्राइस डिसाइड होता है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। किसी वस्तु और सेवा के लिए जो कम से कम दाम तय किया जाता है वो न्यूनतम निर्धारित कीमत होती है। जैसे कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी जैसे मिनिमम वेजेस, है ना। जैसे इसमें दो उदाहरण आप अगर देना चाहें तो एक कृषि समर्थन के लिए होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं, और एक मैंने आपको बताया था मिनिमम वेजेस, ठीक है, यानी न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम वेजेस रेट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये न्यूनतम कीमत निर्धारण होता है और इसको क्या बोलते हैं? कीमत तल, कीमत तल या कीमत फर्श भी बोलते हैं, कीमत फर्श। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है? समर्थन कीमत सरकार, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस ये मुख्य रूप से कल्याण के लिए होता है कि किसी को इतना कम कीमत ना मिले कि उसे बहुत घाटा हो जाए। समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पादन की खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है और यह संतुलित कीमत से ऊपर रहती है। तो जो कोई भी उत्पादन कर रहा है उसको अगर ये दिखाई देगा कि जो संतुलित कीमत है वो बहुत कम है, जो यानी जो मांग और पूर्ति की वजह से कीमत बनी है वो बहुत कम है, उससे तो बहुत घाटा होगा, तो उससे थोड़ा ऊपर एक सरकार कीमत तय कर देती है कि इससे नीचे पे नहीं बेचना है। यह कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है कि उनको कम से कम इतनी आय मिलती रहे। अगला सवाल है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? ये आपने इंडिफरेंस कर्व वाले में भी पढ़ा था। x और y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग किया जाता है। थोड़ा सा पीछे से क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें ताकि एक एक क्वेश्चन कुछ आप रिवाइज भी करते चलें कि आपने x के लिए y कितना छोड़ा, ये इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा।
अब एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होगा? साम्य कीमत तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है, और कुल मिला के MRMC के बराबर वाला कंसेप्ट तो आपने देखा ही है। संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए सभी फर्म इच्छुक हैं, उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। जितना वो बेचना चाह रहे हैं उतना वो खरीदना चाह रहे हैं, मांग और पूर्ति यहां पर बिल्कुल बराबर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर, ठीक है, और ये संतुलन हो जाएगा, ठीक है, साम्य कीमत भी बन जाएगी। अगला सवाल है उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, जिसको मैक्सिमम फिक्स डिटरमाइंड प्राइस कहेंगे। इससे इसका मतलब प्राइस सीलिंग भी होता है, यानी इससे ऊपर में आप नहीं बेच सकते, इसको कीमत छत कहते हैं, और ये उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कोई चीज एकदम महंगी ना हो जाए। तो किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। प्रायः आवश्यक वस्तु जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। कभी कभी ये खाने पीने की चीजें, जिसको अंग्रेजी में आप फूड इन्फ्लेशन कहते हैं ना, तो खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होने लगती है कि सरकार उस पर एक लिमिट लगाती है। यह कीमत बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है। ये देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, एक कीमत तल है, एक कीमत छत है। कीमत तल में क्या होता है कि जो बाजार वाला कीमत है, बाजार वाला कीमत निर्धारित कीमत मतलब मांग पूर्ति वाला, हमेशा जो कीमत तल होगा वो उससे ऊपर होगा कि नहीं, बाजार जो मांग पूर्ति के द्वारा डिसाइड किया गया है उससे थोड़ा हमको ऊपर कीमत रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा घाटा ना हो। लेकिन जो कीमत छत होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा क्या किया जाता है कि जो बाजार कीमत होती है उससे थोड़ा उसको नीचे रखा जाता है। तो यह कीमत बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग असमर्थ होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चीजें खरीदने में असमर्थ होते हैं, वो इतनी आसानी से चीजों को खरीद नहीं सकते। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, तो ये वो सारे सवाल थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब से ये सारे कोर्सेज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक मिल जाएगी, और जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसको जरूर फॉलो करिएगा ताकि सारे नए अपडेट्स मिल जाए। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।